हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बारे में मैंने डिटेल स्टडी आपको करा दिया था और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन भी मैंने बताया था। चलिए एक बार आपको मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले काइनेमेटिक्स का मतलब मैंने बताया था कि ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में बताया था कि जब पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का टाइम के साथ चेंज करता है तो मोशन में कहलाएगा, यदि चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में कहलाएगा। क्लियर है? रेस्ट एंड मोशन जो होता है रिलेटिव टर्म होता है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कहने का मतलब कि आप मोशन किसी का कहां से देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि मोशन में है या रेस्ट में है। यानी पोजीशन किसी पार्टिकल का कहां से आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। क्लियर है ना? जब तक किसके रेस्पेक्ट में नहीं बताया जाए तब तक आप नहीं बता सकते कि कौन मोशन में कौन रेस्ट में है। फिर आपको मैंने बताया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में मैंने बताया था कि एक्चुअली जैसे जैसे पार्टिकल आप मूव करते जाएगा एक्चुअल पाथ का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन जब इनिशियल टू फाइनल जो हम लोग लेते हैं वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर है ना? यानी द चेंज इन पोजिशन वेक्टर को हम लोग क्या बोले थे? डिस्प्लेसमेंट बोले थे। उसके बाद आपको मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बताया था और ये भी बताया था कि जब पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हर हाल में क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यदि डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज कर जाता है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है? इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्लियर है? उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। दुनिया का कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर है ना? लेकिन स्केलर होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होगा तो हर हाल में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये आपको मैंने बताया था। फिर आपको मैंने ये बात बताया था कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी वो क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था। और डिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट एंड डायमेंशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट के यूनिट एंड डायमेंशन के क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है ना? तो चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। जैसे देखिए ना, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट, किधर की तरफ जा रहा है? 3 मीटर ईस्ट की तरफ। 2 मीटर ड्यू साउथ। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना हो तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि ईस्ट नॉर्थ आप कॉर्नर पर दिखा दीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसान हो। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा, देखिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स और इतना मजा आता है कि जिसको आपको कहना मुश्किल है। बहुत मजा आता है, बस पढ़ाने वाला सही होना चाहिए। बाकी फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आप एकदम स्टेप वाइज चलिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले यहां से आप स्टार्टिंग कीजिए। क्या कहता है? व्हेन ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ कितना मीटर गया है? 3 मीटर। फर्दर यदि यहां से इधर जाइएगा तो ईस्ट में जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो नॉर्थ में, नीचे साउथ में। ऐसा डॉटेड इसलिए मैंने बनाने के लिए बोला था कि इसको बनाने से आपको पता चलेगा फर्दर किधर जाना है। फिर क्या कहता है? 2 मीटर ड्यू साउथ। 2 मीटर किधर गया है? साउथ की ओर। सॉरी यहां छूट गया है। 2 मीटर ड्यू साउथ। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर फाइनली गोज 2 मीटर ड्यू साउथ, पहले चले जाइए। फर्दर यहां से इधर जाएगा तो ईस्ट में, नीचे साउथ में, इधर वेस्ट में। फर्दर क्या कहता है? 3 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट के साथ कितना डिग्री बनाएगा? 37 डिग्री। जिसके साथ एंगल बनता है वो लास्ट में दिखाता है। क्लियर है ना? तो यही आपका 3 मीटर हो गया और
रिजल्टेंट कहाँ से लीजिएगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के क्या हो जाएगा हेड तक, यही आपका रिजल्टेंट दे देगा। अब इसी का लंबाई निकाल दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस पूछेगा तब तो जैसे जैसे पार्टिकल गया वैसे वैसे पाथ को एक्चुअली क्या करते जाइए, मेजर करते जाइए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना लिखेगा, 3 + 2 + 3, यही इतना ही मीटर हो जाएगा ना, मतलब कि 8 मीटर हो जाएगा। आंसर हो गया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो सबसे आसान है कि जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा वैसे वैसे पाथ को आप क्या करते जाइए, मेजर करते जाइए, वही आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसी का लंबाई निकाल देंगे तो वो क्या दे देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, ये लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। तो यहां से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। कर दिए, क्लियर है। ये लंबाई है 3, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, सीधे इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 cos 37 डिग्री हो जाएगा ना, 3 cos 37 डिग्री, ये लंबाई हो जाएगी। और ये लंबाई क्या हो जाएगा, कंपोनेंट लेंगे तो इधर cos तो इधर sin, तो जितना ये लंबाई उतना ही है, तो 3 sin 37 डिग्री। क्लियर। अब यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस आपको मालूम हो गया, कितना मालूम हो गया, देखिए ना, ये डिस्टेंस आपको टोटल हो गया आपका 3 + 3 cos 37, बोलिए हो गया कि नहीं। और ये भी टोटल डिस्टेंस आपको पता हो गया 2 + 3 sin 37, बोलिए होगा कि नहीं। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसका वैल्यू कितना लिखिएगा, 2 + 3 sin 37 होता है 0.6, तो कितना हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। अरे 6 3 या 1.8, ये 2। क्लियर है। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 3 cos 37 0.8 होता है, तो ये हो जाएगा 2.4, तो 5.4 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब बताइए, ये लंबाई और ये लंबाई मालूम है तो हाइपोटेनस नहीं पता हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं O मानते हैं, इसको B मानते हैं, A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको क्या मान लिए, C। क्लियर है। तो OC फाइंड करना हो तो क्या लिखेगा, इसको D मान लीजिए। तो OC फाइंड करना हो तो कितना लिख सकते हैं, √ दिस का स्क्वायर, तो ये 5.4 है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और वो क्या हो जाएगा, 3.8 का स्क्वायर, यही जो आएगा ये क्या हो जाएगा, मीटर। क्लियर है। अब डायरेक्शन की बात करा जाए तो जब भी डायरेक्शन आपको निकालने के लिए मैंने बोला था तो सीधे आप एंगल पर दिमाग लगाइएगा। रेफरेंस लाइन के साथ कोई वेक्टर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन। और इधर ईस्ट है इधर साउथ है, तो क्या लिखेगा, साउथ ईस्ट। जिसके साथ एंगल बनता है, मैंने बोला था कि उसको आप लास्ट में रखिएगा। तो डायरेक्शन का मतलब सीधे एंगल माइंड में रखना है। जब भी पूरा फिजिक्स में कहीं भी डायरेक्शन डिमांड करना हो तो तुरंत माइंड में लाइए कि आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। क्लियर है ना। तो यहां से tan थीटा निकालिएगा तो क्या लिखेगा, ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये क्या हो जाएगा, बेस, मतलब 5.4। डेसिमल हटा दीजिएगा तो 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, 19, ये हो जाएगा 27। क्लियर है। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 19/27। डायरेक्शन लिखिएगा साउथ ऑफ ईस्ट, जो जिसके साथ एंगल बनता है उसको लास्ट में रखते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होइएगा। तो वो डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। दोनों यदि कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ऐसे देखिए नीट के एग्जाम में आपको जो है केवल ऑप्शन के फॉर्म में पूछेगा तो डायरेक्ट यहां से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। ये नोट कर लिए होइएगा।
इरेज कर सकता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे बता रहा हूँ। चलिए देखिए ना, नेक्स्ट पेज में बता दे रहा हूँ। दोनों कंबाइन करके लिखिएगा तो ओसी मैग्नीट्यूड कितना आया, बोलिए। मैग्नीट्यूड आपका यही था ना, 5.4 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर, यही था मैग्नीट्यूड आपका। तो चलिए 5.4 का स्क्वायर कर लीजिएगा स्क्वायर, 3.8 का स्क्वायर, प्रोसेस सब समझ गए। एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 19/27 साउथ ऑफ ईस्ट। ये रहा आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इधर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो इधर भी डायरेक्शन होगा तब ना बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। तो ठीक है यहाँ तक? किसी को दिक्कत है तो देखिए, यही था ना क्वेश्चन, ये होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया तो रिजल्ट आ गया ऐसा। क्लियर है? चलिए ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूं। चलिए देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा। कहता कि व्हेन ए पार्टिकल गोज फ्रॉम द पोजीशन दिस टू पोजीशन दिस देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको बच्चे दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे फाइंड कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट को। तो आपको मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दीजिएगा इनिशियल टू फाइनल, वही आपको दे देगा। तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो सीधे डिस्टेंस फार्मूला से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, और सेकंड पॉइंट का दिया हुआ है 5 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस फार्मूला से इनिशियल टू फाइनल ये आप लंबाई निकाल सकते हैं। यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस फार्मूला यही होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो 5 - 2 का स्क्वायर। आप दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये 1, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18 और 1 19, इतना मीटर आंसर हो गया। और डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको √19 मीटर और डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा सारा आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या सब। चलिए ये क्वेश्चन जो है एस.सी. वर्मा का है। देखिए लोग हवा उड़ रहता है, एस.सी. वर्मा टफ है, कुछ नहीं है। यदि आपके पास कंसेप्ट है तो दुनिया का ऑल बुक आप बना सकते हैं। चलिए देखिए इधर, यहां पर सबसे पहले देखिए, कहता है ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर, और बाय कोऑर्डिनेट क्या है 0। यही मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और ये क्या हो गया बाय एक्सिस। तो एक्स पर कितना गया है, एक्स पर 20 मीटर गया है। कितना मीटर, 20 मीटर। तो जैसे ही 20 मीटर गया है एक्स पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 20 मीटर, बाय कोऑर्डिनेट है 0, दिस इज पोजीशन ए। फर्दर क्या कहता है, देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर
तो -20 किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, -20 मीटर, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो कहता है इसमें कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा वैसे वैसे क्या करना है, पाथ को मेजर करते जाना है। तो सबसे पहले ओरिजिन से गया था ए पे, तो 20 गया, और फिर 20 आया, और फिर 20 इधर गया। डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, तो ये माइनस नहीं लेना है, क्लियर है ना। तो 20 यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, 20 40 हो गया ना, 40 से 20 क्या हो गया, 60। इसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 20 गया, फिर 20 यहां से यहां तक, यानी इसको आप ऐसे लिखिए ना, चलिए एक लाइन और लिख दे रहा हूं, इसको आप लिख सकते हैं 20 कहने का मतलब कि ओ से ए तक, अब फिर हो गया ए से ओ तक, अब फिर हो गया ओ से बी तक, तो 20 + 20 + 20 60 मीटर हो जाएगा ना। ये रहा आंसर आपका। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यही है ना, फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है बताइए आप लोग, फाइनल पोजीशन है -20, इसको लिख सकते हैं ना -20, और इनिशियल कितना है +20, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी -40 मीटर। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि निगेटिव x की तरफ है, तो 40 मीटर along negative x axis, 40 मीटर along negative x axis, along negative x axis, क्लियर है, नेगेटिव x axis। चलिए तो आपका कितना हो गया, along negative x axis, यहाँ जगह नहीं है, लिख लीजिएगा along negative x axis, किधर की तरफ हो गया, नेगेटिव x की तरफ, क्लियर है यहाँ तक। यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो गया चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर -20 मीटर, तो माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन ना, तो along नेगेटिव x एक्सिस, ये रहा आंसर डिस्प्लेसमेंट का, और ये हो गया डिस्टेंस, क्लियर है। चलिए इसको वहां पर मैंने लिख दिया, तो इसको हटा दे रहा हूं। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहाँ तक। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग बनाइए घर पे, और इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। तो क्या आप लोग देखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो है, अब हर एक तरह के आपको मैं क्वेश्चन डील कर दिया, आप इसको बनाइएगा घर पे, और इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं बनाएगा तो फिर मैं बता दूंगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया ही था, समझ गए थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया, इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो आपके लिए है, आपको बना के लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर इसको घर पे आप बनाइएगा। सबसे पहले ईस्ट नॉर्थ आप दिखा दीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिगर बनाइएगा, और रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक ले लीजिएगा, और मैग्नीट्यूड उसका निकाल दीजिएगा, डायरेक्शन निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी, हेडिंग दीजिएगा स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए 11th वाला पोर्शन आप लोग 2 टंच कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको सब जगह दिक्कत करेगा, 12th में भी दिक्कत करेगा, फिर आप टारगेट बैच में जाइएगा वहां पर भी आपको दिक्कत करेगा। मतलब कहने का मतलब आपको फिर रिजल्ट देना बहुत टफ काम हो जाएगा, रिजल्ट फिर नहीं दे पाइएगा।
इसलिए जितने लोग हैं 11th को हर हालत में आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इंटरटेनमेंट केवल से बचिए। इंटरटेनमेंट केवल नहीं होना चाहिए, पढ़ाई थोड़ा सा सीरियस वे में होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि केवल इंटरटेनमेंट ही हो रहा है। देखिए इंटरटेनमेंट कराने के लिए मैं भी कराता हूँ, बीच बीच में हंसाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली बस इंटरटेनमेंट ही होते रहे। और रह गई बात गलती की, तो देखिए फिजिक्स वाला का गलती जो है वो बहुत भयानक मिस्टेक था। छोटा मोटा गलती रहता तो मैं पोस्ट करता ही नहीं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक था। और वैसा गलती जो है लो फंडा का टीचर लोग भी नहीं करते हैं, वो तो इतना हाईलाइटेड हो चुके हैं। तो हाईलाइटेड होने के पीछे रीजन है ओनली इंटरटेनमेंट, पढ़ाई जीरो है। ये सही बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो पढ़ाई जो है ढंग से होना चाहिए, हाईलाइट होने से हाईलाइट तो बहुत लोग हैं, बात समझ गया। पढ़ाई का क्वालिटी सही होना चाहिए। कारण है कि 80% स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं है, तो उसको केवल इंटरटेनमेंट से मतलब होता है। तो पढ़ाई आप मन से कीजिए और रिजल्ट दीजिए, तो आपके लिए हित में होगा। और इंटरटेनमेंट तो जिंदगी भर करना है। तो उतना ब्लंडर मिस्टेक जो है कोई भी 3rd ग्रेड का भी फिजिक्स का टीचर लोग नहीं करता है। छोटा मोटा गलती होता है टीचर से, उतना ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नॉलेज में फॉल्ट है। तो चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, दुनिया क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, क्लियर है ना। और थोड़ा सा सीरियस वे में भी पढ़ना है, ये नहीं कि केवल इंटरटेनमेंट के मूड में रहना है। यदि इंटरटेनमेंट के मूड में रहिएगा आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्लियर है। तो पढ़ने के लिए जिद्दी मूड होना जरूरी है। जो भी आज का टॉपर रहा, जो भी टॉप करते हैं एग्जाम में, आप पता कर लीजिएगा वो निश्चित रूप से डीपली स्टडी करते हैं, ना कि केवल इंटरटेनमेंट। यदि ऐसा होता तो आज तक अभी तक टॉपर वहां से क्यों नहीं हुआ? सिंपल सोचने का चीज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। पढ़ाई के क्वालिटी को देखिए, हम बाकी इंस्टीट्यूट वाले पर उंगली नहीं उठाया है। क्यों नहीं उठाया? तो गलती है तो गलती है, दिन को रात कैसे मान लेंगे? क्लियर है ना। तो चलिए आप लोग समझदार हैं। और स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? तो किसी के कहने पर मत जाइए, जो गधा स्टूडेंट होता है उसको समझाना ही बड़ा बेवकूफ़ी है। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड को हम लोग डिटेल से देखेंगे, वेलोसिटी को भी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड स्पीड में देखिएगा, जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हुएगा 10th के पहले। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड बोलना गलत हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोलना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए कि आपको मैंने बताया था कि dy बाई dx का मतलब ये भी रेट बताता है। इसको हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ बाय, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर रेट कहने का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता है, तो इसलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपको मेंशन करना होगा किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप शुरू में ही द टाइम रेट लगा दीजिए। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, दैट इज
v बराबर ds बाई डी टी, v बराबर ds बाई डी टी, यानी इसको क्या बोला जाएगा, dy बाई dx का रेट मेजर एज ए dy बाई dx बताए थे, यानी dy बाई dx क्या बताता है, सॉरी उल्टा बोल दिए, dy बाई dx एज ए रेट मेजर आपको मैंने पढ़ा चुका हूं मैथमेटिकल टूल्स में। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर dy बाई dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या बोलिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है ना, तो यही हो गया आपका स्पीड। तो डिस्टेंस बाई टाइम है, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो गया या वेक्टर होगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए देखिए, आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन आपको मैं पढ़ा चुका हूं, तो यूनिट एंड डायमेंशन में देखिए आप लोग पढ़े हुएगा यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इसका मीटर, इसका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, डायमेंशन ds बाई डी टी, तो ds क्या है, लेंथ है ना, तो क्या लिखिएगा, लेंथ बाई टाइम, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, lt माइनस 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m टू द पावर 0 lt माइनस 1, किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर क्या हो जाएगा, वेक्टर, जब भी नेचर बोला जाए मतलब वेक्टर या स्केलर, तो स्केलर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले वेक्टर पढ़ना जरूरी है, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना जरूरी है, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सबका यूज आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन का भी, वेक्टर का भी, वेक्टर का तो पूरे फिजिक्स में यूज आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन का भी सब जगह यूज आएगा, इसलिए पहले पढ़ना ये जरूरी होता है, इसलिए आपको जो है पहले दिया हुआ रहता है, इसलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है, नोट कर लिए हैं इसको। अब फर्दर देखिए, स्पीड को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितना पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। तो सबसे पहले देखिए स्पीड को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बच्चों, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। सेकंड में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी को वेरिएबल स्पीड भी बोला जाता है। थर्ड में एवरेज स्पीड, एंड फोर्थ में इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस क्यों बोला जाता है, आगे हम आपको डिटेल से बताऊंगा ये क्यों बोला जाता है। तो 1 बाई 1 इसमें हम लोग देखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, उसके बाद एवरेज क्या होता है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस क्या होता है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों एक ही में लिखा दे रहा हूं। यदि टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो यूनिफॉर्म होगा, यदि टाइम के साथ चेंज कर गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड। क्या बोला बच्चों, ये मैंने बताया कि यदि टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो यूनिफॉर्म कहलाएगा, यदि टाइम के साथ चेंज कर जाता है तो वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर है ना। तो टाइम के साथ यदि चेंज नहीं करता है तो यूनिफॉर्म होगा, टाइम के साथ चेंज कर गया तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। चलिए 1 बाई 1 आपको मैं बता रहा हूं क्या सब होता है। तो सबसे पहले में लिखिएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या होता है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यदि टाइम के साथ चेंज करता है तब तो वेरिएबल हो जाएगा, जब टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
if the speed of a particle does not change with time, ऊपर वाला इरेज कर सकता हूं, does not change with time, then the speed is called uniform speed. Otherwise वेरिएबल स्पीड. यदि ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड होगा. क्लियर है यहां तक? तो वन बाय वन हम लोग डिटेल से देखेंगे क्या सब होता है. तो टाइम के साथ यदि चेंज करता है तो वेरिएबल, टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा. क्लियर है? अब चलिए हम लोग देखते हैं. जैसे देखिए ना, ग्राफिकल फॉर्म में देखिएगा तो इधर टाइम है, इधर स्पीड है. ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हो गया. लेकिन यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ नहीं होगा, बाकी कोई अदर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल. ये वेरिएबल स्पीड को शो कर रहा है. केवल ऐसा ग्राफ नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो कांस्टेंट होगा, बाकी इसको छोड़ करके जो भी होगा वो क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा. ये हो जाएगा कांस्टेंट स्पीड. क्लियर है ना? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए. चलिए हम लोग थर्ड में देखता हूं एवरेज स्पीड क्या होता है. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होता है इसको कोनिकल ब्रैकेट से दिखाया जाता है. इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. इसका मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. क्लियर है ना? डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंजिंग. इसको फर्दर आप लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये रहा आपको एवरेज स्पीड. एक और एवरेज स्पीड जो होता है इंटीग्रल फॉर्म में होता है. एवरेज स्पीड इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रेशन के फॉर्म में. बहुत सारे बुक्स नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ बुक लिखे हैं. इससे भी क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए इसको भी माइंड में रखना है. एवरेज स्पीड इन इंटीग्रल फॉर्म. इंटीग्रेशन के फॉर्म में एवरेज स्पीड क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा. इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन. याद कैसे रखिएगा, जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा, याद रखिएगा. और dt 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 कहने का मतलब क्या, काफी स्मॉल टाइम. तो इंटीग्रेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, समेशन होता है. तो dt 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 टोटल टाइम जोड़ देते हैं तो क्या दे देगा, टोटल टाइम नीचे हो जाएगा कि नहीं. इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है. क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए ना, एस को ही ऐसे करते जाइएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा. मतलब इंटीग्रेशन कुछ नहीं, एक तरह का समेशन का प्रोसेस होता है. एस के दोनों इनको एक्सटेंड कर दिए. क्लियर है ना? तो dt dt बहुत स्मॉल टाइम को टोटल को जोड़ देगा तो टोटल टाइम नीचे आ जाएगा. और यहां पर देखिए ना v dt है, तो टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर v dt. देखिए स्मॉल टाइम में डिस्टेंस क्या होगा, काफी स्मॉल होगा. फिर dt टाइम में फिर v dt, फिर dt टाइम में फिर v dt डिस्टेंस. ऐसा ऐसा स्मॉल डिस्टेंस बहुत सारा होगा ना. सब डिस्टेंस को जोड़ देंगे मतलब क्या है, इंटीग्रेट. तो ये टोटल डिस्टेंस दे देगा. और टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम जो हो जाएगा
dt सब टाइम को जोड़ दीजिएगा तो क्या दे देगा, टोटल टाइम दे देगा कि नहीं, जोड़ देंगे मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर देखिए तो वही दे दिया ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, बहुत सारे बुक वाले नहीं दिए हैं और लोग भी नहीं इसको पढ़ाते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन, यही आपका एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड को कोनिकल ब्रैकेट से हम लोग दिखाते हैं, या भी लिख करके एवरेज सब्सक्रिप्ट में लिख दीजिए, ये भी दिखाने का तरीका होता है। तो ठीक है, ये आप नोट कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नीट IIT दोनों पूछता है, नीट में तो हमेशा आते रहता है, IIT में भी आता है। देखेंगे आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए आप। चलिए बच्चों देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का नीट में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम में जाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इसको चुटकी में बना देना है। जितना मैं बोल रहा हूं उतना कीजिए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए इधर, और जो भी मैं यूनिट पढ़ा रहा हूं ये आपको सब जगह मैच कराइए, मेरा आगे रहेगा। क्लियर है ना। जैसे देखिए, जब भी आपको टाइम इंटरवल सेम दे देगा तो सीधे अर्थमेटिक मीन निकाल देना है। अर्थमेटिक मीन आपको मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बताया था कि जितना रहेगा सबको जोड़ देना है, v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n। यही ना, तो यहाँ पर 2 ही है ना, तो 2 जुटेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। यही आपको दे देगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज स्पीड। ये अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। एम पी एम किस में लिखते हैं, टाइम इंटरवल में लिखते हैं, सॉरी एम पी एम किस में लिखते हैं, टाइम में लिखते हैं ना, 5 mm से 6 mm। तो ये आपको याद रखने का मैं ट्रिक्स बता रहा हूं। जब भी टाइम इंटरवल सेम हो, टाइम इंटरवल कुछ भी हो, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 आवर्स, 3 आवर्स, केवल टाइम इंटरवल यदि सेम है तो डायरेक्टली आप अर्थमेटिक में निकाल दीजिएगा, एक लाइन में आपको आंसर आ जाए। तो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2, कहने का मतलब 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, निश्चित रूप से 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर की नहीं, बोलिए। दिस इज द आंसर। क्लियर है। इसी को बुक में सॉल्यूशन देखिएगा तो काफी लॉन्ग करके बनाया हुआ रहता है। बुक में देखिए, चाहे आप क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में देखिए, मैक्सिमम जगह देखिएगा काफी लॉन्ग सॉल्यूशन किया हुआ रहता है। वो क्या करता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करते करते काफी लॉन्ग कर देता है। तो जब भी आपको टाइम इंटरवल सेम है तो डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन ले लेना है, जितना रहता है सबको जोड़ देता है, उसके नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वही अर्थमेटिक मीन होता है। क्लियर है ना, समझ गए आप। तो आप इसको माइंड में रखिएगा, लिखिए। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं कई बार नीट में आया है और IIT में भी आया। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में, और कई बार पूछा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका भी बुक या क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन देखिएगा तो काफी लॉन्ग करके बनाता है। चलिए इसको भी आपको मैं याद रखने का ट्रिक्स बता दे रहा हूं। यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम लोग HM लेते हैं, हार्मोनिक मीन। आपको मैथमेटिकल टूल्स में, अप्लाइड मैथ में पढ़ाया था कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो हार्मोनिक मीन के बारे में आपको मैंने बताया होगा। ये रहा एवरेज स्पीड। ये जब भी हम लोग डिस्टेंस सेम होता है, जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो हम लोग हार्मोनिक मीन लेते हैं। क्या लेते हैं, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, जब 2 रहेगा तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा v1 प्लस v2, यही होता है हार्मोनिक मीन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसी तरह n तक रहेगा तो n तक हो जाएगा, ऊपर n हो जाएगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 एंड सो ऑन n तक। यही जब एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड आपको निकालना है तो 2 इंटू V1 V2, V1 कितना दिया हुआ है 60 और V2 दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, दोनों ऐड कीजिएगा तो 80 हो जाएगा कि नहीं बोलिए, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 2 से कट जाएगा 30, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। अब इतना शॉर्ट सोल्यूशन कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो जब भी IIT नीट आपको अच्छा रैंक लाना है तो शॉर्ट में बनाना बहुत जरूरी है, इससे सॉल्यूशन शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा, लोग लॉन्ग करके ही बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको याद रखना मेन ट्रिक्स क्या है उसको देखिए। कहता है कवर्स हाफ डिस्टेंस, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यहाँ क्या है सेम है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टाइम इंटरवल सेम था। इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो था टाइम इंटरवल सेम था, देख लीजिए टाइम इंटरवल क्या था यहाँ पर 2 आवर्स और इसमें भी 2 आवर्स। तो टाइम इंटरवल इसमें क्या है सेम दिया हुआ है ना, इसलिए टाइम इंटरवल जब सेम होगा तो टाइम में AM PM लिखते हैं ना, याद रखने के और ट्रिक्स बता रहा हूं। तो अर्थमेटिक मीन ले लिया जाएगा, AM को अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, जितना नंबर आता है सबको जोड़ दीजिए और उसके नंबर से क्या हो जाता है, जितना टोटल नंबर आता है उसे डिवाइड हो जाता है। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, जब भी डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। तो हार्मोनिक मीन में हम लोग ऊपर में n लिख देते हैं, 1/v1 प्लस 1/v2, n तक रहेगा तो n तक होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर 2 ही है, 2 स्पीड है तो 2 ऊपर हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, इसको एलसीएम लीजिएगा ऊपर चला जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका रहा आंसर। क्लियर है। तो देखिए कितना आसानी से ये बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। तो जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो हम लोग HM ले लेंगे। यहाँ पर HM H फॉर हाइट याद रखिएगा, H फॉर हाइट, हाइट रिलेटेड टू क्या होता है डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस सेम होगा। तो HM को हम लोग फुल फॉर्म रियल में हार्मोनिक मीन बोलते हैं। केवल याद रखने के टिप्स बोल रहा हूँ कि H रिलेटेड टू हाइट याद रखिएगा, AM PM हम लोग टाइम में करते हैं। इसलिए जब भी आपको टाइम इंटरवल सेम है तो अर्थमेटिक मीन लेना है, और यदि डिस्टेंस सेम है तो हार्मोनिक मीन लिया जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। तो आप जा करके एकदम डायरेक्टली देखिए, एग्जाम में आप 2-4 क्वेश्चन भी डायरेक्ट बना देते हैं तो आपका रैंक समझ रहे हैं बहुत का फर्क पड़ जाएगा, बहुत आगे चला आएगा। इसलिए आप चुटकी में सोल्व करना जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत आसानी से फिजिक्स को बनाया जा सकता है, बस पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। और आप लोग मन से पढ़िए, मेरा साथ हमेशा रहेगा आपका। तो ठीक है, आज इतना ही। जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।